एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 कक्षा 10 वालों, आपका पेपर है लास्ट, जो कि है हमारी साइंस यानी विज्ञान का। और ये पेपर आपका कल यानी कि 21 मार्च 2025 को यहाँ पर होने वाला है। तो हम लोग सेट ए को सॉल्व कर चुके हैं, बी को कर चुके हैं, तो आइए जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व सेट नंबर सी को और देख लेते हैं कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये रहा भाई साहब सेट सी का यहाँ पर सॉल्यूशन। तो देखिए पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमसे पूछा गया है छठवां क्वेश्चन। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे छठवां क्यों स्टार्ट होता है। तो धोने के सोडे के कोई दो उपयोग यहाँ पर बताइए। तो धोने का सोडा का उपयोग काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये धोने के काम आता है। तो देखिए जरा, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है, और घरों में साफ सफाई के लिए धोने के सोडे का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, वरना कुछ बच्चे होते हैं एक लिख दिया कपड़े धोने में करते हैं, फिर बर्तन धोने में करते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, यही आपको लिखना है। ठीक है, अगला है बेकिंग सोडा के दो उपयोग यहाँ पर लिखिए। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है, बेकिंग सोडा ये उपयोग वाला काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का उपयोग एंटीएसिड के संघटक के रूप में किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह उदर यानी हमारे पेट के अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है, जिससे हमें एसिडिटी से राहत यहाँ पर मिलती है। इसका उपयोग सोडा अम्ल यानी कि अग्निशामक में भी किया जाता है और बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। जो हमारी दाल नहीं पकती है तो हम उसमें डाल देते हैं, और पापड़ बनाने में भी हम लोग बेकिंग सोडा का यानी कि पापड़ी सोडा का यहाँ पर उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सातवां क्या कहता है, अम्ल की दो विशेषताएं लिखिए। तो अम्ल और क्षारक में अंतर, उसकी विशेषताएं काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर मानी जाती हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि जिनका पीएच मान 7 होता है उन्हें क्या कहते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो देखिए जरा, दही एवं खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल धातुओं से के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और जो हानिकारक होते हैं यानी विषैली यौगिक बनाते हैं, जिससे ये खाने लायक नहीं रह जाते हैं। तथा अम्ल अभिक्रिया करके बर्तन को भी संक्षारित कर देता है। इसीलिए हम पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, वरना हम तो बीमार होंगे ही होंगे, और साथ में जिस बर्तन में रखेंगे वो भी हमारा संक्षारित यानी कि खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आठवां, हाइड्रोजनीकरण को यहाँ पर परिभाषित कीजिए। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए जरा हाइड्रोजनीकरण, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयोग करके हाइड्रोजन युग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और यदि हम उसको निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दें, ठीक है, तो क्या होता है, हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलता है। यानी असंतृप्त से हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलता है, यही अभिक्रिया कहलाती है हमारी हाइड्रोजनीकरण। वह यह क्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, जैसे कि पैलेडियम या निकेल। ठीक है, प्रति और इसका महत्वपूर्ण जो उपयोग है घी बनाने में, देसी घी जो बनता है ना, देसी घी नहीं मतलब घी बनाने में, ओ वनस्पति घी बनाने में। ठीक है, देसी घी तो भैया ऐसे नहीं बनता है, कौन सा घी बनाने में, यहाँ पर वनस्पति घी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। तो देखिए जरा, वह अभिक्रिया जिनमें कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कोई विषम परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा उसके स्थान को ग्रहण किया जाता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए CH4 है, यहाँ पर Cl है, तो ये जो अभिक्रिया हुई है हमारी, यहाँ पर CH3Cl हो गया, यानी 4 था, 4 की जगह पर 3 हो गया, इसके साथ में एक आ गया कौन सा, Cl। ठीक है, क्या आ गया, CH3 के साथ में Cl, और यहाँ पर एक H है वो अलग हो गया। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का यहाँ से अलग हो जाना और किसी दूसरे के साथ में जुड़ जाना, ये क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला ये ध्यान रखना कि ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया से अलग है थोड़ी सी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा नौवां, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, क्या लिखा है, मीथेन यानी कि CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, और अथवा वाले में बनाने हैं हमें एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये दोनों ही काफी इंपोर्टेंट है, कोई सा भी आप लोगों से पूछा यहाँ पर जा सकता है। तो देखिए CH4 की हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर बनानी है। तो C मतलब कार्बन,
कार्बन के बाह्यतम कक्ष में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन तो हमारा है ही 1 इलेक्ट्रॉन वाला, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो एक यहाँ पर मैंने बना दिया क्या, कार्बन, ये बना दिया कार्बन। अब इसके दे दो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और यहाँ पर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ऐसा दे दिया मैंने एक 4 इलेक्ट्रॉन। अब बनाने हैं हमें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बनाने के लिए एक हमारा हाइड्रोजन ए हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ए हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ए और एक हाइड्रोजन ए। इनका एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये दे दिया, ए दे दिया, ए दे दिया, ए दे दिया, ठीक है। अब इनकी कर दो ग्रुपिंग, ठीक है, यानी कि इनके बना दो गोला गोला। क्या बना दो, गोला गोला। तो देखिए जरा, हाइड्रोजन 2 से निपट जाता है, तो हाइड्रोजन के 2 दे दिए, बिल्कुल। ए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दे दिए, ये यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दे दिए, ये यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दे दिए, ठीक। कार्बन को 8 करना है, कितने करना है यहाँ पर 8। तो एक एक सबसे ले लो और एक बड़ा सा गोला यहाँ पर बना दो, कुछ ऐसा करके भाई, अच्छे से बन जाए यार। ये यहाँ पर बन गया हमारा क्या, ये बन गया CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु यहाँ पर संरचना, ठीक। अब कार्बन के कितने हो गए 8 और हाइड्रोजन के 2 2 हो गए, ये हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर बनती हुई, ठीक। अब देखिए हमें बनाना है C2H6 की, तो इसको आप लोग कुछ ऐसी बना सकते हैं, जैसे C2 है, तो कार्बन हमें कितने चाहिए यहाँ पर 2, तो एक कार्बन दे दिया, और यहाँ पर दे दिया हमने एक दूसरा कार्बन, ठीक। अब इसके 4 दे दो इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और एक यहाँ पर 4, इसका एक यहाँ से 1 2, चलो इसको थोड़ा पास में दे देता हूँ, 2 3 और ये यहाँ पर 4, ठीक। अब हाइड्रोजन यहाँ पर हमें कितने चाहिए, तो हमें चाहिए 6, तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 3, यहाँ पर 4 5 और 6। इनका एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, थोड़ा सा पास में दे देता हूँ इसके, ठीक है, ताकि जोड़ा अच्छे से बन जाए, ठीक। ये दे दिया, ठीक। अब इनकी भी ग्रुपिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इनकी भी क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग। तो हाइड्रोजन को 2 2 से निपटा दो पहले, हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 2 से हमने निपटा दिया, ठीक है, ये निपटा दिया, ठीक। अब इनको भी निपटा दो, तो ये निपटा दिया। अब हाइड्रोजन कार्बन के साथ में जुड़ गया, कहीं तो जाने वाला नहीं है। अब इस कार्बन के 8 चाहिए, तो 2 4 6 और ये 2 है, तो इसको बना देंगे हम ऐसा बड़ा वाला गोला कुछ इस प्रकार से, ठीक। और इसका हम लोग बना देंगे बड़ा वाला गोला कुछ इस प्रकार से, तो दोनों यहाँ पर कार्बन है वो भी आपस में जुड़ते हुए। तो ये हमारी मेथेन की संरचना बन गई, ये हमारी एथेन की, काफी इंपोर्टेंट है। और इसको आप लोग कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, क्या करके, ठीक है, जैसे सी, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है ना, तो ऐसा भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, और इसका भी आप लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, क्या करके एच 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 और यहाँ पर एच, ठीक। तो ये होगी हमारी एथेन की और मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये क्या लिखा है, ये या लिखा है, वरना आप लोग समझोगे ये क्या लिखा है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 10वां। मनुष्य में दंत क्षरण के 2 कारण लिखिए। तो भैया एक तो आप मंजन नहीं करते, तो भोजन के बाद मुंह साफ ना करने पर बैक्टीरिया एवं बचा हुआ भोजन है अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दंत क्षरण है होने लगता है। तो मंजन जरूर किया कीजिए, ठीक है। अधिक शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ, यानी कि अधिक मिठाई मिठाई खाने से भी कैविटी हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स आदि के सेवन से दंत क्षरण होने लगता है, ठीक है। हमारे आमाशय में अम्ल की यहाँ पर क्या भूमिका है, तो देखिए, आमाशय अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता आवश्यक होती है, ठीक है, क्रियाशीलता के लिए जरूरी है। यह भोजन उपस्थित जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगला है डीएनए की प्रतिकृति प्रजनन में क्या महत्व है। तो देखिए जरा, इसके लिए मैं कलर चेंज, हाँ, तो देखिए जरा, डीएनए प्रतिकृति प्रजनन में अत्यंत महत्व होता है। क्या होता है, अत्यंत महत्व होता है। डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं। डीएनए की प्रतिकृति
जनक द्वारा जैसी संतति का निर्माण संभव हो पाता है। डीएनए प्रतिकृति बनाना चरण की क्या है मूल घटना। तो काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब द्विखंडन बहुगठन से किस प्रकार भिन्न है, तो ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो द्विखंडन में कोशिका विभाजित होकर के एक जीव दो बराबर भागों में बढ़ता है, और बहुखंडन में छोटे छोटे कई खंडों में विभक्त होकर के प्रत्येक खंड वृद्धि करके नया जीव बनाता है। यानी कि द्विखंडन में एक जीव है दो जीवों में बढ़ता है, लेकिन बहुखंडन में वो कई खंडों में बढ़ जाता है, यानी कि 10 50 100 भी हो सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा भी हो सकते हैं। द्विखंडन में कोशिका के चारों ओर कोई रक्षात्मक आवरण दीवार नहीं होती है, और इसका उदाहरण है अमीबा। लेकिन बहुखंडन में चारों ओर रक्षात्मक दीवार यानी सिस्ट का निर्माण होता है, उदाहरण में है प्लेज्मोडियम, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाता है हमारा 12वां। तो क्या कहता है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो देखिए जरा, गर्भस्थ शिशु माँ के प्लेसेंटा यानी अपरा नामक ऊतक से जुड़ा होता है। इसी के द्वारा यह भ्रूण गर्भ में पोषित होता है। इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्व प्राप्त करता है। ध्यान रखना ये प्लेसेंटा, ठीक है, इसी से भ्रूण है वो पोषण प्राप्त करता है। अपरा प्लेसेंटा के यहाँ पर क्या कार्य है, तो इसी से रिलेटेड है। तो देखिए, अपरा भ्रूण एवं माता के मध्य विभिन्न पदार्थों की गैसों का विनिमय का कार्य करता है। अपरा भ्रूण को पोषण, श्वसन और उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये होने वाला है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां, ये क्या कहता है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो देखिए जरा आंसर को देखिए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के विपरीत गुणों जैसे लंबे एवं बौने पौधे, गोल एवं झुर्रीदार बीज वाले पौधे, ठीक है, इनको लिया। वाले पौधों के मध्य संकरण करवाया था, यानी कि लंबे, बौने, गोल और झुर्रीदार। इन विपरीत गुणों के पौधों में संकरण से प्राप्त संतति में केवल एक ही जनक के गुण पाए गए, यानी कि लंबे और बोने में से केवल लंबे ही लंबे हुए या फिर बोने ही बोने हुए। जैसे मटर के लंबे एवं बोने पौधों के मध्य संकरण से लंबे पौधे वाली संतान प्राप्त हुई। तो ऐसे प्रयोगों से हमें पता चला कि लक्षण प्रभावी होते हैं अप्रभावी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, मेंडल का प्रभाव्यता का नियम क्या है। तो काफी इंपोर्टेंट है। तो प्रभाव्यता का नियम क्या है, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए, ठीक है, क्या कराया जाए, क्रॉस। जब विपरीत लक्षणों के जोड़े को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाए, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। यही किसका नियम है, प्रभाविता का यहाँ पर नियम है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 14वां। तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को यहाँ पर परिभाषित करना है। तो देखिए जरा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता दर्पण का भाग ना होकर इसके बाहर स्थित होता है। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। हीरे का वर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या मतलब है। तो देखिए जरा, हीरे का अपवर्तनांक अधिकतम है। हीरा अधिकतम प्रकाश से घनत्व का माध्यम है, ठीक है, ये इसका मतलब है। और हीरे में प्रकाश की चाल का मान काफी कम होता है वायु या निर्वात की तुलना में। तो प्रकाश की हीरे में चाल उसकी निर्वात में चाल का 3 × 10 की घाते, ये तो प्रकाश की चाल है, निर्वात में 3 × 10 की घाते मीटर प्रति सेकंड का 1/2.42वां गुना होती है। यानी कि 3 × 10 की घाते 8 में भाग दे दें अपन 2.42 का, तो जो चाल निकल के आएगी वो इस चाल से कैसी होगी, कम होगी। तो वो कम चाल हो जाती है हीरे में, यानी हीरे के अंदर प्रकाश की चाल कम हो जाती है। और यही इस कथन का महत्व है। वो कितनी कम हो जाती है, तो इतने गुना यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतह उभरी हुई यानी कि उत्तल हो उसे द्वि उत्तल या उभयोत्तल लेंस कहते हैं, यानी कि बाइकॉन्वेक्स। तो एक लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, यानी कि वह लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उसकी क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपन ने
सेट बी में कर लिया, इसमें आ गया ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो ये रहा इसका आंसर। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, बिल्कुल। अतः ग्रहों से आने वाले प्रकाश की किरणों में औसत परिवर्तन ना के बराबर होता है, इसलिए ग्रहों की आभासी स्थिति हमारे लिए स्थिर रहती है और हमें ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक है, छोटा सा आंसर है, आप लोग याद कर लीजिए। ये भी इसी के साथ में काफी इंपोर्टेंट है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीली की अपेक्षा कैसा दिखाई देता है, काला, तो क्यों? तो भैया, अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश की किरणों का विकिरण नहीं होता है और अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीली की अपेक्षा काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि विकिरण की वजह से ही आसमान का रंग नीला यहाँ पर होता है। तो आपसे पूछा जाए कि आसमान का रंग नीला प्रकाश की किस घटना से होता है, तो प्रकाश के विकिरण के कारण। ठीक है, अब वहां पर वायुमंडल ही नहीं है तो प्रकाश का विकिरण नहीं होता है अंतरिक्ष में, इसलिए वहां पर हमें कैसा आसमान दिखाई देता है, काला। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ आपसे क्या कहता है, तो विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये रहा इसका आंसर। तो देखिए, टंगस्टन का गलनांक तथा प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ध्यान रखना, टंगस्टन का गलनांक कैसा होता है, बहुत अधिक। ठीक है, और प्रतिरोध भी बहुत अधिक होता है। अतः विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अधिक प्रतिरोध होने के कारण यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और इसी कारण से तंतु चमकने लगते हैं और प्रकाशित हो जाते हैं, यानी कि प्रकाश देते हैं। तो इसका गलनांक और प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, यही मेन कारण है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में उपयोगी दो अवयवों की यहाँ पर प्रतीक बनाइए। तो इसके पहले आप लोग इसका गलनांक मुझे कमेंट कीजिए कि इसका गलनांक इतने केल्विन यहाँ पर होता है। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है एक वाक्य में कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट में करवा चुका हूँ, फिर भी आप लोग यहाँ पर बताइए। तो विद्युत सेल, तो विद्युत सेल का चित्र तो सिंपल है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये बन गया विद्युत बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। तो इसी को बढ़ाते जाओ आगे, एक हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा हो गया, यहाँ पर ये तीसरा हो गया, और इसको ऐसा कर दूं तो ये बन गया क्या, सेलों का संयोजन यानी कि बैटरी। तो ये सेल है, ये सेलों का संयोजन यानी कि बैटरी। तो इसके बाकी के अवयव है ना, जैसे प्रतिरोध का, जैसे ये प्रतिरोध का, ये हमारी तार संधि का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं, जितने भी हैं आपके 10-15, सभी को याद कर लेना। 1-2 नंबर का आपको ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, जैसे ये विद्युत बल्ब का। ठीक है, ध्यान से कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 18वां। 3 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं 18वें से। तो आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। तो आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का अर्थ क्या है भाई साहब, तो देख लीजिए जरा। तो आघात वर्ध्यता क्या कहती है भाई साहब, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, ऐसी धातुओं को आघात बाध्य धातु कहते हैं। धातुओं का यह गुण आघात बाध्यता कहलाता है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात बाध्य धातुएं होती हैं। पीट कर चादर बनाना आघात बाध्यता। तन्यता, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाता है। और सोना सबसे अधिक धातु है, 1 ग्राम सोने से हम लोग 2 किलोमीटर तक का तार खींच सकते हैं। ठीक है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, खनिज, अयस्क और यहाँ पर गैंग। तो ये काफी इंपोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। तो खनिज, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या अन्य यौगिक किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे मृदा या रेत। अयस्क, कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातुएं अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। क्या होता है एल्यूमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट। ठीक, गैंग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, कई अशुद्धियां लगी होती हैं जिनको ही गैंग कहते हैं। तो अब बच्चों, आप लोग गैंग बनाकर मत घूमा करो, क्योंकि वो अशुद्धियां हैं। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाता है क्या, न्यूरॉन का चित्र बनाइए। तो ये तो काफी इंपोर्टेंट है, चित्र तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, पेड़ बना देना है। ये पहली दुर्मी का यहाँ पर ऐसे निकाल लिए अपन ने, ऐसे चलते गए, ये निकाल ली। ये उंगली टाइप कैसे बनाते जाना है, ये दुर्मी कहाँ है। ठीक है, ये बना ली।
बन जा भाई। ये दुर्मिका दुर्मिका बना ली, ठीक है। अब इसको ऐसा करते जाना है, जंप डेक, जंप डेक, जंप डेक, जंप डेक, जंप डेक और जंप डेक। फिर यहाँ से छोटी सी बना देना है, यहाँ पर 3 शाखा निकाल देना है और तीसरी वाली में एक और निकाल देना है। तो ये तंत्रिकाक्ष हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा तंत्रिकाक्ष। ये दुर्मिकाएं हैं और ये बीच में काला काला कर देना है, तो ये हमारा केंद्रक हो जाएगा। एक कोशिका है, इसमें जो भरा हुआ है ये अंतिम सरा है, ठीक है। तो इसके आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएंगे, काफी इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने सीख लिया होगा। इसके अथवा में है, प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र सहित यहाँ पर परिभाषित कीजिए। चित्र तो ये है, डंका रखा हुआ है, हाथ को ले जा करके मस्तिष्क तक यहाँ पर संदेश खींचते हुए बना देना है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने बनाना प्रैक्टिस कर ही लिया होगा। तो मनुष्य या प्राणियों के शरीर में वे अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिससे प्रेरणा या उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के रूप में होती हैं, उनको ही क्या बोल देते हैं, उनको ही हम लोग बोल देते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। वही क्रियाएं ऐसी होती हैं। त्वचा हमारी ऊष्मा या दर्द को यहाँ पर ग्रहण करती है। फिर यहाँ से होती हुई तंत्रिका कोशिका यानी संवेदी क्रिया से होती हुई यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, अति तंत्रिका, अति प्रसारण होता है तंत्रिका कोशिका से, और फिर यहाँ से मेरुरज्जु में पहुंचता है और डायरेक्ट मस्तिष्क के लिए संदेश पहुंचता है कि भैया तुमने गर्म चीज पर हाथ रख दिया और अब हटा लो। तो तुरंत कई सेकंड में ये काम हो जाता है, बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम में यहाँ पर ये काम होता है, ठीक है। तो देखिए जरा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा 20वां। ये क्या कहता है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ यानी मैक्सवेल का कार्य नियम समझाइए। तो देखिए ध्यान से, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ये मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो देखिए, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है, अपने दाहिने हाथ में धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि, अब अभी आप लोग पेन पकड़ सकते हैं। अभी आप लोग क्या, धारावाही चालक तो ले नहीं आया तो अपनी पेन पकड़ लीजिए। तो दाहिने हाथ में धारावाही चालक को इस तरह पकड़ें कि हमारा अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो हमारी अंगुलियां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर प्रदर्शित करेंगी। जैसे ये पकड़ लिया, ये चालक तार है, ऐसा इसने पकड़ लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, धारा की दिशा नीचे की तरफ है, यानी कि आई है वो कहाँ जा रही है इसमें, नीचे की तरफ। आई कहाँ जा रही है इसमें, नीचे की तरफ। तो उंगलियां देखिए इसकी ऐसे मुड़ी हैं, कैसे मुड़ी हैं, ऐसे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसी घूमेगी इसमें, कैसी घूमेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसे घूमेगी, ठीक है। अब यदि तार कुछ ऐसा होता तो इसका अंगूठा ऊपर होता, तो फिर उंगलियां कुछ ऐसी होती और फिर ये कैसा घूमता, तो ये घूमता कुछ कैसा, ये घूमता कुछ ऐसा, यानी कि इस साइड से ए आ जाता ऐसा, ठीक है। ये कुछ ऐसे घूमता, ये आई, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका अथवा वाला है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो दोनों में से आप लोगों को एक ना एक मिल ही जाएगा, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, यानी कि ये वाली उंगली, ये हमारी क्या है, तर्जनी, ठीक है। ये क्या है, तर्जनी, अरे भाई तर्जनी, अरे यार, तर्जनी, ठीक है। तर्जनी मध्यमा, तो मध्यमा भैया ये है, कहाँ गई हमारी मध्यमा, तो ये है हमारी कौन सी, मध्यमा, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि अंगूठा, अरे वैसे लिखा भी तो है नाम, ठीक है। तो देखिए, हम अपनी क्या करें, तर्जनी, मध्यमा, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो जाएं, बिल्कुल। अब यदि तर्जन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जन किसकी दिशा बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। तीनों को पहले लंबवत फैला लें। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा यहाँ पर बताता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कितने भी स्टार लगा लो, ये आपको मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 21वां क्या आ जाता है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके जैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में बताना है, अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है इसमें। तो 2FeSO4 यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट है, ऊष्मा दी
तो दोनों अलग अलग चीजें यहाँ पर तीन चीजें बन गई, यानी कि सीधी बात है ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, और साथ में ऊष्मा भी इसने ले ली, तो वियोजन के साथ में ये ऊष्मा शोषी भी हो गई, ऊष्मा भी ली। ठीक है, यहाँ पर दो दिए गए हैं और बन गया है एक, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, और संयोजन के साथ में इसमें ऊष्मा निकली, यानी कि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए SO4 के साथ में Cu है, लेकिन SO4 के साथ में Fe आ गया, यानी कि एक तत्व विस्थापित हो गया, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। फिर यहाँ पर Na2SO4 BaCl2, तो Na2SO4 BaCl2 और SO4 के साथ में Na आ गया, और Cl के साथ में यहाँ पर SO4 के साथ में Ba आ गया, और Cl के साथ में Na आ गया, यानी कि आयनों का विस्थापन, यानी कि ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए पहली हो जाएगी हमारी वियोजन, और साथ में क्या हो जाएगी, ऊष्मा शोषी। ठीक है, तथा क्या कर लेंगे, ऊष्मा शोषी, क्योंकि उसने ऊष्मा भी यहाँ पर ली। दूसरी है ऊष्मा क्षेपी, तो ऊष्मा क्षेपी भी है, और तथा क्या हो जाएगी, साथ में क्या हो जाएगी यहाँ पर संयोजन, क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो विस्थापन ही होगी, और द्विविस्थापन ये होगी। ठीक, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, इसका अथवा वाला है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है, तो अभिक्रिया दे सकते हैं और समीकरण हमें लिखने के लिए बोला यहाँ पर जा सकता है। तो भैया देख लीजिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है, तो सोडियम सल्फेट यानी कि हमें क्रिया करानी है NaSO4, ये सोडियम सल्फेट हो गया, इसकी क्रिया करा दो हम लोग बेरियम क्लोराइड से, तो BaCl2। अब क्रिया कराने से हमें क्या मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2NaCl, तो ये एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करा दो, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO बिना बुझा चूना, इसकी क्रिया H2O यानी जल से करा दो, तो हमें मिल जाएगा बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। कौन सा उत्पाद बना, तो ये बुझा हुआ चूना है, क्या है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, यहाँ पर से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा बनाना। तो देखिए एक यहाँ से ऐसे बनाते हैं, और इसी के साथ में ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ऐसा बना देते हैं, ये बन गई हमारी क्या, ऊपरी भाग, यानी कि महासरा। ठीक, फिर इसी से होती हुई महाधमनी बना देते हैं, और यहाँ से निकाल देते हैं कुछ ऐसी लाइन, और यहाँ से ऐसी बना देते हैं फुफ्फुस धमनी, और इसी से ऐसा निकाल देते हैं, ये भी बना देते हैं, फिर ऐसा चलते हैं, और अब यहाँ से इसको टेढ़ा करते हुए कुछ ले जाते हैं, इसको ऐसा बनाते हुए। ठीक, और फिर अंदर इसको ऐसा मोड़ देते हैं। ठीक है, इसको भी अपन लोग अंदर से ऐसा क्या कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। अब ये तीर लगाना बहुत जरूरी है कि यहाँ से रक्त ऐसा आता है, यहाँ से रक्त ऐसा आता है अंदर की तरफ, और यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ से बाहर जाता, यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ से आता है, और यहाँ से यहाँ जाता, और यहाँ से यहाँ जाता। फिर ये नामकरण आपको जरूर लिखना है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर ये होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये चित्र बनाना तो आपको ही प्रैक्टिस करना होगा। तो इसके अथवा में क्या पूछा गया है, जाइलम और फिलोएम में यहाँ पर अंतर। तो जाइलम जल में घुले हुए खनिज लवण का वहन करता है, और ये पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है, जो कि मृत कोशिकाएं हैं, और ये इसमें कैसी कोशिकाएं हैं, तो चारिणी कोशिकाओं के द्वारा होती है, जो कि सहचर कोशिकाओं में मदद करता है। जाइलम में वहन भौतिक बलों के द्वारा होता है, इसमें ऊर्जा के द्वारा होता है, इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, इसमें अधिक ऊर्जा यहाँ पर खर्च होती है। एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें होती है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है ये भी। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का यहाँ पर परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रकाश की किरण इस चिकनी सतह पर टकराई, ये बनी हुई है चिकनी सतह,
यहाँ से टकराई और टकरा करके ये सी लौट गई, ये यहाँ से आ रही है और यहाँ से क्या करके लौट गई, तो ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। और ये बीच में अभिलंब। परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि अगर कोण आई का मान 30 डिग्री है तो आर का मान भी कितनी डिग्री होगा यहाँ पर, 30 डिग्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, स्थितियों का चित्र बनाइए यदि वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा बनाना है वस्तु सी पर हो। तो यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु कैसी हो, अनंत पर, तो मान लीजिए कि ये वस्तु हमारी क्या है, अनंत पर, और ये कि ये हमारा क्या धरा हुआ है, अवतल दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी और यहाँ से आएंगी और ये परावर्तित होकर के कुछ यहाँ पर ऐसी मिलेंगी, ठीक है। तो ये वाला चित्र आप लोगों को बना देना है, ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा एवं आभासी यहाँ पर बनता है, ठीक है, ये आपको लिख देना है। अब यदि वस्तु सी पर रखी हो यानी वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु यहाँ पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ध्यान रखना। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और ये वाला आपको चित्र यहाँ पर बना देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी बात सुन लीजिए कि इन दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करनी है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने सेट, ठीक है, क्या कर लिया है, सेट ए फिनिश कर लिया है, हम लोगों ने सेट यहाँ पर बी फिनिश कर लिया है, और अभी अभी हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं सेट सी फिनिश। अब रह गया है हमारा कौन सा सेट, सेट रह गया है हमारा कौन सा, यहाँ पर डी। तो अभी आप लोगों को 1 या 2 घंटे में सेट डी यहाँ पर मिल जाएगा, और फिर हम लोग मॉडल पेपर भी करेंगे, और फिर हम लोग सारी चीजें यहाँ पर करने वाले हैं, और पेपर बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। तो जल्दी से इसको कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।